कि आप लोगों ने भी ये फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी की परिभाषा पढ़ी, ज्योग्राफी किसे कहती है, ज्योग्राफी की ब्रांच क्या है। लेकिन सेकेंड ईयर में इसकी जो सेकेंड ब्रांच है मानव भूगोल, उसका आज हमें अध्ययन करना है। तो ज्योग्राफी की पता ही, ज्योग्राफी किस तरीके से उसका विकास कैसे हुआ, उसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ज्योग्राफी को हम सबसे पहले दो ब्रांच में डिवाइड किया था। एक आती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड आती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का सीधा सीधा रिलेशन होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का स्ट्रक्चर क्या है, पृथ्वी पर कौन कौन सी पर्वत पठार मैदान किस तरीके से निर्मित हुए। लेकिन यहाँ हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा बीए पार्ट सेकंड का जो प्रश्न उठता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम डेफिनेशन दें सिंपल भाषा में, तो ह्यूमन प्लस ज्योग्राफी। ह्यूमन का अर्थ होता है मानव, और ज्योग्राफी भूगोल, मतलब वह विज्ञान जिसमें हम मानव संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, दैट इज ए ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ता गया, जैसे जैसे लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, ज्योग्राफी की डेफिनेशन भी बहुत विस्तृत होती चली गई। और इसकी जो परिभाषा जाकर के बनी वो ये है, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव समूह, प्राकृत और पशु पक्षी वनस्पति, इन सभी का इसके संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका मानव भूगोल होता है। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसका रिलेशन ना केवल नेचर से होता है, बल्कि उस नेचर पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, सभी जीवों से इसका सीधा रिलेशन होता है। तो क्योंकि इसका विषय सारे क्राइटेरिया से, सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है जिसका अध्ययन एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो लास्ट में जाकर के इसकी एक और ब्रांच डिवाइड कर दी, और वो ब्रांच है बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में हम ह्यूमन को छोड़ देते हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड एक्स्ट्रा और जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी बॉडीज होती है, उन सबका अध्ययन हम बायोज्योग्राफी में करते हैं। तो केवल हमारे पास ये जो बचा वो केवल है मानव। अब आप अगर इसकी डेफिनेशन दें तो ये बनती है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर क्षेत्रीय दृष्टि से पारस्परिक विविधता बताते हुए उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना मानव भूगोल होता है। इस संबंध में सबसे जो बेस्ट जो डेफिनेशन आती है वो सैंपल की है। ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता है और रेड जेल की शिष्या है। तो इनका पूरा का पूरा जो रिलेशन है, पूरा स्टडी का रिलेशन है, वो केवल उनका रेड जेल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन्होंने केवल रेड जेल की बातों को मानते हुए जो डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी of the changing relationship between the unstable earth and एक्टिव ह्यूमन बॉडीज। मतलब मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने जो सैंपल की जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है।
क्रियाशील मानव और अस्थायी प्रकृति। अगर हम इसका एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो प्रकृति पर हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो कभी स्थायी नहीं होती है, उसमें निरंतर कोई ना कोई चेंज आता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वेगलर की थ्योरी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी फिजिकल ज्योग्राफी में, उसमें सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी का जो डायग्राम था या पृथ्वी का हम जो आकार देखें उसमें ना तो हमारी इंडिया अलग थी, ना हमारा अमेरिका अलग था, ना हमारा यूरोप अलग था। मतलब सारे के सारे कंट्रीज, सारे के सारे कॉन्टिनेंट सब के सब एक साथ जुड़े हुए थे और इन सब कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक जो मध्य में जो केंद्र बिंदु था वो था तैतीस सागर, जो हमारे महाद्वीपों को दो भागों में डिवाइड करता है। ऊपर का भाग जिसका होता था वो अंगारा लैंड बोलते थे उसको, और साउथ का भाग जो होता था वो उसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। और जो 33 सागर था इसको बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। धीरे धीरे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवनशीलता बल, इन सारे फोर्स की वजह से हमारी पृथ्वी में हमारी जो कॉन्टिनेंट में खिंचाव पैदा हुआ, जिसके कारण जो बीच का 33 सागर था उसमें फ्रैक्शन हुआ, विस्थापन हुआ, और उस विस्थापन के कारण उसका जो मलबा था वो 33 सागर में निरंतर बढ़ता चला गया और यही 33 सागर धीरे 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 उठा और उसमें इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स दोनों ने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम ये हुआ कि वो 33 सागर था उसमें इस तरीके से फोल्ड पड़ना शुरू हो गया जिसे आज हम हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। ठीक इसी तरह से अगर ये हम देखें कि हिमालय पर्वत क्या आज ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आज भी अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत आज भी निरंतर ग्रोथ करता हुआ चला जा रहा है। ठीक इसी तरह से हम ये इजीली कह सकते हैं कि अनस्टेबल अर्थ हमारी पृथ्वी स्थायी नहीं है, इस पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी वो परिवर्तन इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा होता है तो कभी वो परिवर्तन एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा होता है। साथ ही इस अनस्टेबल अर्थ का दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एक्टिव बॉडीज के द्वारा पड़ता है। मानव कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव बनाए रखता है और किसी न किसी तरीके से अपनी पृथ्वी पर निरंतर चेंजिंग करता रहता है, जिसके कारण जब तक हम उन दोनों की रिलेशनशिप का अध्ययन नहीं करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है क्लियर कट कि जो आज हमारे यहाँ जो थार का मरुस्थल है, जहाँ पर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे क्षेत्र थे जहाँ निरंतर हरियाली का कोई नाम नहीं था, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता था, लेकिन मानव ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी क्रियाशीलता के कारण वहाँ पर कई ऐसी बहुउद्देशीय योजना को क्रियान्वित किया, जिसके कारण आज बीकानेर, गंगानगर जैसे शहरों में आज भी हम हरियाली देखने को मिलती है। तो हम इन दोनों का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन का अध्ययन नहीं करेंगे, हम मानव भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि धीरे धीरे जाकर कि इसकी एक्टिविटीज़ में और अंतर होता चला जाता है और ये ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन और बढ़ती चली जाती है। और हर जगह जाकर के जैसे जैसे हम एरिया चेंज करते जाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी भी बदलती जाती है।
हम साउथ के एरिया में जाकर देखें तो वहाँ पर साउथ के एरिया में पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर हम प्लेन एरिया की तरह एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, प्लेन एरिया की तरह वहाँ की हम भोजन व्यवस्था भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑफ द नेचर या हम पूरे उसके अर्थ के ऊपर मान सकते हैं। लेकिन हम पर्वतीय क्षेत्रों में आज जाकर देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के कारण उसको चेंज करना शुरू कर दिया। उसकी एक्टिविटीज़, उसने अर्थ को वहाँ पर सीढ़ीदार खेतों की रचना करके वहाँ पर वो आज फलों की खेती कर सकता है, सब्जियों की खेती कर सकता है। लेकिन वो खेती क्या हम मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य को जहाँ रहता है वहीं अपनी क्रियाशीलता का उपयोग करना पड़ता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उस पृथ्वी सतह पर उसको परिवर्तन करना पड़ता है। आज हम मैदानों में जो खेती करते हैं, पहले हलों के द्वारा खेती करते थे, लेकिन आज हम हल कहीं देखने को नहीं मिलता। आज मनुष्य ट्रैक्टर से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, वह हम अर्थ में भी निरंतर चेंज करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी निरंतर चेंज करते जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर में चेंज तभी हो सकता है जब हम अर्थ सरफेस में चेंज करेंगे। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सबसे पहले ये आपका जो एरिया था दैट इज आपका पूरा अलास्का और सारा का सारा ये पोलर जोन के अंतर्गत आता है, जहाँ पर मानव पूरी तरह से डिपेंड ऑन द नेचर। पृथ्वी पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मनुष्य को सारी की सारी प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकता, वो प्रकृति के अनुसार ही अपनी एक्टिविटीज़ को क्रिएटिव कर सकता है। लेकिन इसका आगे का जो क्षेत्र है दैट इज हम इसको यूएसए के अंतर्गत रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आदिवासी लोग रहते थे, यहाँ कोई कल्चर विकसित नहीं थी, यहाँ कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं था। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया है, यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, वो केवल ह्यूमन बॉडीज के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। अगर वहाँ मानव की यहाँ से यूरोप के लोगों ने जब यहाँ से आना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ के पूरा का पूरा जो रिसोर्स था उस रिसोर्स का यूज़ किया, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप किया, वहाँ पर इकोनॉमी की डेवलपमेंट किया, सारी एक्टिविटीज़ को उन्होंने अपनी दिमाग की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें चेंज करना शुरू किया। और आज यहाँ पर व्यवस्था ये बनी कि आज ये क्षेत्र हमारे विश्व में सबसे ऊपर दिखाई देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा। ये किसके कारण हुआ? केवल ह्यूमन बॉडीज के द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो प्रेरीज और पंपास के यहाँ पर जो प्रेरीज का घास का मैदान था, वहाँ पहले केवल ग्रास लैंड था, कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी। लेकिन जैसे ही यूरोपीय देशों ने के लोगों ने यहाँ पर आकर के रहना शुरू किया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर उसने गेहूं के बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र में बदल दिया। तो ये क्या हुआ? ये वही है
कि ये अस्थायी पृथ्वी के ऊपर क्रियाशील मानव ने, स्थायी पृथ्वी के ऊपर क्रियाशील मानव ने अपना चेंज किया। और ये चेंज केवल यही दिखाई नहीं देता, ये चेंज केवल इंडिया में भी दिखाई देता है, इंडिया के राजस्थान क्षेत्र में भी दिखाई देता है। इंडिया में भी आज माउंटेन एरिया को, हिली एरिया को मनुष्य ने काट करके वहाँ पर सीढ़ीदार खेतों की रचना की। सीढ़ीदार खेत उसने इसलिए बनाए क्योंकि वहाँ पर भूमि में कटाव होता रहता है, और उस भूमि के कटाव को रोकने के लिए उसने सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया, ताकि भूमि कट करके वहीं जाकर के केंद्रित हो सके। और वहाँ उन्होंने उसी के अनुरूप वहाँ पर फलों का और सब्जियों की खेती करना शुरू की।